भारत जो विश्व गुरु बनने को निकल पड़ा है, अब समुद्र से अंतरिक्ष तक एक नया इतिहास रच रहा है। जल, थल, नभ में भारत की भूमिका और अमूल्य योगदान विश्व को नई राह दिखा रहा है। भारत का भरोसा अब सपने देखने में नहीं, अब उसे साकार करने में है। भारत का बढ़ता कद, विश्व मंच पर प्रभावी शख्सियत, भारत के मस्तक पर सहस्त्रों सूरज की चमक और इस चमक के पीछे श्रम की अनेक बूंदें, संघर्ष की अनगिनत कहानियां और बीते सालों की कई उपलब्धियां, और उनमें से एक बड़ी उपलब्धि अब आपके समक्ष। आज से कई दशक पहले की बात है। हमारी पूर्वी सरहद के उस पार काला घना अंधेरा छाया था। इंसानियत की हद पार हो चुकी थी। मानवता सवाल उठा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हमसे पूछ रही थी कि ये काले बादल कब छटेंगे, इस अंधेरी रात का सूर्य कब उदय होगा, क्या कभी इस काली रात का अंत होगा। और फिर हमारे देश ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। अपने पड़ोसी मुल्क, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस देश की आजादी के लिए खुद जंग के मैदान में उतरने का निर्णय लिया। घमासान युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध जिसने इतिहास रच दिया। यह था 1971 का मुक्ति युद्ध, जिसका एकमात्र मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की विवश तड़पती अवाम को आजादी दिलाना। कैसे हुआ यह मुमकिन? इस निर्णायक युद्ध में भारत की क्या भूमिका रही? आइए शुरू से शुरू करते हैं और 1971 के इस मुक्ति युद्ध की बारीकियों पर नजर डालते हैं। 1947 में विभाजित हुए पाकिस्तान का नक्शा आज के पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था। जन्म से ही पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी, और दो हिस्सों के बीच था भारत का भूखंड। स्वतंत्रता पश्चात भारत उन्नति और लोकतंत्र के पथ पर अग्रसर होता रहा। वहीं उसके विपरीत पाकिस्तान नागरिकों पर दमन के रास्ते आगे बढ़ता गया। भाषा और धर्म पर आधारित विघटनकारी नीतियों का सहारा लेकर तानाशाही रवैया अपनाता रहा, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा और उपद्रव का माहौल बनता गया। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आम जनता में भड़कती संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। और उसके बाद जो हुआ वह आज भी हमारे दिल को दहला देता है। इस जघन्य सैन्य अभियान के दौरान 30 लाख निर्दोष नागरिकों का सरेआम कत्ल किया गया और 3 लाख से ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार किया गया। बांग्लादेश की प्रताड़ित और सहमी हुई जनता अपना देश घर बार छोड़कर
भारत में शरणार्थियों का जन सैलाब बनकर उमड़ पड़ी। और इस भयानक संकट के बीच साहस, संवेदना और मानवता का उदाहरण बने भारत के लोग शरणार्थी कैंपों में डॉक्टर, नर्स, मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिक, समाज का हर अंग उन्हें इस बड़े संकट से उभारने के लिए पूर्णतः प्रयासरत था। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और विनाश के खिलाफ अकेले रक्त रंजित संघर्ष में जूझती जनता को उम्मीद की एकमात्र किरण भारतीय जनता और भारतीय सरकार ने प्रदान की। इस गंभीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूक था, पर श्रीमती इंदिरा गांधी इस नरसंहार को होते देख चुप नहीं रह सकती थी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी चिंता का विषय बन चुका था। उन्होंने थल सेनाध्यक्ष के साथ कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उस समय भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ। मैं आपको पूर्वी पाकिस्तान में भेजना चाहती हूं। दिस मीन्स वॉर। इसका मतलब है युद्ध। इस वक्त यह उचित कदम नहीं होगा। हमें लड़ाई की तैयारी के लिए समय चाहिए और बरसात के मौसम में पूर्वी पाकिस्तान की नदियों में उफान आने की वजह से क्रॉस कंट्री मूवमेंट लगभग नामुमकिन होगी। सेना कब तक तैयार हो जाएगी? अगर हमें आवश्यक सामान और उपकरण मिल जाते हैं तो सशस्त्र सेनाएं 15 नवंबर 1971 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और यूं एक तरफ भारतीय सेना के तीनों अंग युद्ध की तैयारी में लग गए, वहीं भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करना शुरू कर दिया। यह वही विद्रोही बल मुक्ति वाहिनी था जिसका गठन पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ और अपनी स्वतंत्रता के लिए हुआ था। कर्नल एम.ए.जी. ओस्मानी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी ईस्ट बंगाल राइफल्स के नियमित ऑफिसर और जवानों पर केंद्रित होकर तैयार किया गया। भारतीय सेना ने 2 डिवीजन साइज फोर्स नियमित और तकरीबन 50,000 अनियमित गोरिल्ला को रिकॉर्ड समय में गठित और प्रशिक्षित किया। मुक्ति वाहिनी ने भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल की चौकियों की मदद से सैन्य अभियान शुरू कर दिया। गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए उन्होंने बंदरगाह, पावर प्लांट, उद्योग केंद्र, रेलवे और गोदामों जैसे पश्चिमी पाकिस्तान नियंत्रित स्थानों पर घात लगाकर छापामारी कर तहस नहस कर दिया। वहीं पाकिस्तानी भी अपनी तैयारी बढ़ चढ़कर कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए उन्होंने भारत के साथ लगे तमाम सीमावर्ती इलाकों के प्रमुख शहरों और कस्बों को किले की तरह मजबूत बनाया और बांग्लादेश में घुसने के तमाम सड़कों पर सेना की मजबूत मोर्चाबंदी की। एक तरफ भारत में सैन्य तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ वहां पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला कर उनके लड़ने की इच्छा को लगातार क्षीण कर रही थी। फेनी बेलोनिया बल्ज 16 किलोमीटर लंबा, 4 से 6 किलोमीटर चौड़ा, 3 दिशाओं से भारतीय क्षेत्र से घिरा बांग्लादेश का एन्क्लेव, इलाके का मुख्य सप्लाई लाइन, चिटागोंग से राजधानी ढाका की लाइफलाइन। बेलोनिया बल्ज की तीनों लड़ाई बंगाली आवाम की वीरता, युद्ध कौशल और बलिदान का प्रतीक है। इस लड़ाई ने दुनिया को बता दिया कि जिन दिलों में मुक्ति की मशाल जल रही हो उनका वजूद गोलों, बंदूकों और तोपों से मिटाया नहीं जा सकता। धैर्य खोते हुए याहिया खान ने पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और 3 दिसंबर की रात को कई भारतीय ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और यूं हो गया युद्ध का आगाज। और भारत ने तुरंत जमीन, हवा और समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया।
इस समय तक भारत अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट युद्ध की रणनीति बनाई और युद्ध का स्पष्ट उद्देश्य था बांग्लादेशी अवाम को आजादी दिलाना। और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत ने हर मुमकिन कदम उठाने की ठान ली। भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के कमांडरों ने यह तय किया कि पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना मजबूती से मोर्चा संभालेगी और आक्रामक तरीके से अपनी मातृभूमि की रक्षा करेगी। पूर्व की तरफ थल सेना, जल सेना और वायु सेना अपने आपसी सामंजस्य से बहुत तेजी से आक्रमण कर बांग्लादेश के बीचों बीच स्थित ढाका तक संपूर्ण इलाके पर अपना कब्जा बनाएगी और दुश्मन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत में घुसने